नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। आज पहली खबर मोदी सरकार 3.0 के पहले दिन से जुड़ी है। हम आपको पहले दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। क्या बड़े फैसले लिए, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला, पुरानी और नई कैबिनेट की तस्वीर कितनी बदली है, बताएंगे विस्तार से। अगली खबर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ से जुड़ी है। दिल्ली से लेकर देश के तकरीबन हर राज्य में नीट परीक्षा का विरोध हुआ। एनटीए के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे। नीट के परीक्षार्थियों को क्या मांगे हैं और क्या है पूरा विवाद, आपको ये भी बताएंगे। तीसरी खबर है चुनाव से जुड़ी। ये चुनाव अब लोकसभा की 543 सीटों का नहीं बल्कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। मध्य प्रदेश में अब फिर से कमलनाथ की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या है तैयारी, आपको ये भी दिखाएंगे। चौथी खबर हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के उस सांसद का सफर जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। बात तोखन साहू की कर रहे हैं। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। वो आवास एवं शहरी मंत्रालय देखेंगे। कैसे उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, बताएंगे विस्तार से। हमारी परीक्षाओं को जाने क्यों किसी की नजर लग गई है। डॉक्टर बनने की प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट की परीक्षा भी विवादों के घेरे में आ गई है। देश भर में परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन और हंगामा हो रहा है। 23 लाख से ज़्यादा छात्रों ने यह परीक्षा दी थी और अब सभी परेशान और उलझन में हैं। एक ही सेंटर के 6 टॉपर होने से इस परीक्षा पर शंका हुई और अब तो इसे स्थगित करने की मांग उठ खड़ी हुई है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों बेचैन है 20 लाख से ज़्यादा छात्रों के परिजन, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके विरोध में देश भर के विद्यार्थी सड़कों पर उतर चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में नीट परीक्षा का विरोध हो रहा है। गड़बड़ी के आरोप तो पहले से ही लग रहे थे, लेकिन एनटीए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। पूरे देश के छात्र, कोचिंग डायरेक्टर्स, स्टूडेंट लीडर्स और छात्र संघ सब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। परीक्षार्थी से नीट स्कैम का नाम दे चुके हैं। हम डिमांड करते हैं कि जो मजाक बना के रखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, जो एक्चुअली में नेशनल ठग एजेंसी है, उसको बर्खास्त किया जाए। जो भी अधिकारी नीट के पेपर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनको सबको बर्खास्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कमेटी बिठाई जाए और उसके बाद इस तरीके के भद्दे मजाक इस देश के युवाओं छात्रों के साथ होना बंद हो। सबसे पहले आप पूरा मामला समझिए कि कैसे एक रिजल्ट ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। सबसे पहले नीट पेपर लीक का मामला सामने आया। नीट री एग्जाम और रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने रिजल्ट पर स्टे लगाने से मना कर दिया। री एग्जाम को लेकर जुलाई में सुनवाई करने की बात कही गई। 14 जून को जारी होने वाला रिजल्ट 4 जून को ही जारी कर दिया गया। 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स दिए गए, सब टॉपर बना दिए गए। मामला सामने आने के बाद एनटीए ने कहा कि 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स रूल का फायदा दिया गया है, जिसके बाद एक के बाद एक कई याचिकाएं लगाई गई। याचिका में सवाल उठाए गए। सवाल नंबर 1, 67 छात्रों को पहली रैंक कैसे दी गई? सवाल नंबर 2, छात्रों को 720 में से 718, 719 नंबर कैसे दिए गए? सवाल नंबर 3, 10 दिन पहले परिणाम कैसे जारी हुआ? इसकी क्या वजह थी? अब आप इस छात्रा की कहानी सुनिए और ये समझिए कि आखिर बच्चों के विरोधी सुर बुलंद क्यों हुए। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा। बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स।
अब तक आप समझ चुके होंगे कि इन बच्चों के भविष्य के साथ कहां और किस तरीके से छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं, 8 जून को उच्च शिक्षा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिर्फ 6 सेंटरों पर गड़बड़ी हुई है और कहा कि यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की हाई लेवल जांच कमेटी बना दी गई है। इसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में नीट पर पीआईएल की संख्या बढ़ने लगी। छात्रों से लेकर स्टूडेंट यूनियन तक सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। डॉक्टर एसोसिएशन ने सीबीआई जांच की मांग की। एनटीए में बैठे हुए वो लाल फीताशाही कर्मचारी लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है। हमारी डिमांड ये है कि एनटीए हमको सीबीआई जांच चाहिए। अब हमको किसी भी प्रकार की सांत्वना नहीं चाहिए। अब हम सीबीआई मांग करते हैं कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द एनटीए पर बैठे। इस मामले ने जब देश भर में तूल पकड़ा तो सियासत भी शुरू होने लगी। विपक्ष मोदी सरकार 3.0 को घेरने में जुट गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेताओं ने आरोप लगाए और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस देश का नौजवान जहां बेरोजगारी की मार झेल रहा है, एक तरफ अशिक्षा की मार झेल रहा है, महंगी फीसों की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ पेपर लीक की मार झेल रहा है। उसकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है पेपर लीक का भ्रष्टाचार करके, और इस पर पूरी की पूरी भाजपा सरकार मौन है। और हम मांग करते हैं कि इस नीट के एग्जाम में जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, पेपर लीक किया है, गड़बड़झाला किया है, घोटाला किया है, उनको सबको पकड़ के जेल में डाला जाए। केरल के सीपीएम के राज्यसभा सांसद ए रहीम ने तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा रद्द किए जाने की मांग उठाई है। इस साल कुल 23,81,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। पिछले साल ये संख्या करीब 20 लाख थी। ये भीड़ और स्टूडेंट्स की मांगे साफ इशारा कर रही हैं कि नीट के रिजल्ट ने 23,81,000 स्टूडेंट्स को उलझा कर रख दिया है। ये छात्र हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। वजह है कि इनका आरोप है कि जो नीट मेडिकल की परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है, उसके परिणाम में धांधली हुआ है। और देखिए, भारत की अगर बात करेंगे तो बता रहे थे ये लोग कि किस तरीके से हर साल 24 से 25 लाख छात्र जो है नीट मेडिकल की परीक्षा देते हैं और सीटें जो है केवल 1 लाख है। इसकी वजह से छात्राओं का जो चयन है छात्र छात्राओं का हो नहीं पाता है। और इसके अलावा जो परीक्षा होती है उसमें भी धांधली हो जाती है, तो फिर इनका मन निराश हो जाता है और इनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। यही वजह है कि आज ये देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। देश भर के छात्र जहां इस परीक्षा के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं, तो कोचिंग संचालक भी इस परीक्षा पर नए तरीके से सवाल उठा रहे हैं। सीकर के कोचिंग संचालक ने दावा किया है कि परीक्षा के रिजल्ट्स आने के बाद कुछ निराश छात्रों ने तो आत्महत्या जैसे दुखद कदम भी उठाए हैं। हालांकि हम छात्रों से अपील करते हैं कि परीक्षा परिणामों से निराश न हो, परिणाम तो बदलते और सुधरते रहते हैं। उधर सरकार और परीक्षा संचालक भी प्रवेश परीक्षाओं की सत्यता और भरोसा बना रहे, ऐसा प्रयास लगातार करें। कल शपथ लेते ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की सरकार तेजी से अपने काम में जुट गई है। सुबह पहला बड़ा फैसला किसान सम्मान निधि की राशि रिलीज करने को लेकर किया, तो दूसरा फैसला 3 करोड़ पीएम आवास बनाने की योजना को मंजूरी दी और शाम होते होते अपने मंत्रियों की टीम को विभाग भी बांट दिए। यानी कि पहले दिन ही मोदी का बड़े बड़े फैसलों वाला दिन रहा। मोदी कैसे लौटे काम पर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। काम पर लौटी मोदी सरकार, इस बार और तेज रफ्तार। खटाखट हुआ विभागों का विस्तार। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने अपना कार्यभार संभाला, तो नई सरकार का पहला फैसला ही किसानों के नाम रहा। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, जिसका फायदा सीधे तौर पर करीब 9 करोड़ किसानों को होगा। रूठे किसानों को मनाने के लिए बढ़ाए गए पहले कदम पर पीएम मोदी ने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और कृषि क्षेत्र के लिए लगातार काम करते रहेंगे। अब एक नजर किसान सम्मान निधि पर डालते हैं। 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी। किसानों को 3 समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं।
छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये योजना तैयार की गई थी। छोटी जरूरतों के लिए साहूकारों से बचाने की कोशिश के लिए बनाया गया। किसानों को साधने के बाद पीएम मोदी ने दूसरा बड़ा फैसला लिया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत एलपीजी, टॉयलेट, नल और बिजली का कनेक्शन घरों में मुहैया कराया जाएगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इन घरों का निर्माण होगा। जिनका पक्का मकान नहीं है वही केवल इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही सालाना आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2015-16 में पीएम आवास योजना की शुरुआत हुई थी। बीते 10 सालों में 4 करोड़ 21 लाख नए घर बनाए गए। इसके अलावा देर शाम सभी का इंतजार भी खत्म हुआ और तीसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है। अमित शाह गृह विभाग ही संभालेंगे, वहीं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहेंगे, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री रहेंगे, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी देखेंगे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ही रहेंगी, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय ही संभालेंगे, जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री बनाए गए हैं, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय देखेंगे, अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय भी संभालेंगे, मनसुख मांडविया लेबर मंत्रालय देखेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मंत्री बनाए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय देखेंगे, तोखन साहू राज्य मंत्री रहेंगे। विभागों का ये बंटवारा साफ बताता है कि पुराने और नए में ज्यादा फेरबदल नहीं की गई है। अब आपको एक और रोचक बात बताते हैं। 9 जून को जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तब शेयर बाजार एक और कीर्तिमान रच रहा था। प्रधानमंत्री को सलामी दे रहा था, यानी रिकॉर्ड उछाल पर था। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 332.64 अंक की जोरदार तेजी के साथ पहली बार 77,000 के स्तर के पार निकल गया। ये 77,017 के लेवल पर खुला। अब इसके पीछे क्या मायने हैं, आपको वो भी बताते हैं। इलेक्शन के टाइम पे बाजार अपनी एक दिशा नहीं ले पा रहा था, एक रेंज में मूव कर रहा था। उसका कारण कि मार्केट हमेशा चाहता है कि एक स्थिर सरकार हो। प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य रहे हैं उनमें सब में उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ जाहिर करी है कि जो निर्णय थे वो उसी गति से लिए जाएंगे और जो ग्रोथ पे पार्ट पे जो हमारी कंट्री जा रही थी उस पर कहीं रोक नहीं लगेगी। तो बाजार इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और बाजार ने इसको अपने ग्रोथ के साथ दिखाया भी है। मोदी सरकार के पहले दिन का ये रिपोर्ट कार्ड बताता है कि ये तो बस शुरुआत है। 5 सालों की पूरी तैयारी का मास्टर प्लान आना अभी बाकी है। खबर है कि पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को अगले 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तीसरी बार मोदी सरकार के पहले दिन का रिपोर्ट कार्ड तो आपने जान लिया, मगर मोदी ने तो 100 दिन की कार्ययोजना तैयार कर रखी है और वो भी पहले से। तेज गति से काम करने वाली सरकार पर तो देशी विदेशी निवेशकों ने भी ऐसा भरोसा जताया कि शेयर बाजार खुशी से झूम उठा और सेंसेक्स अब तक की अपनी सबसे ऊंची ऊंचाई यानी कि 77,000 के पार पहुंच गया। मगर अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं और बहुत इम्तिहान बाकी है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं। देश में 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोट पड़ेंगे। जिन जगहों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट भी है, जो कांग्रेस विधायक के पाला बदलने से खाली हुई है। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा की करारी हार से उबर नहीं पा रही एमपी कांग्रेस कैसे अपनी सीट को बचा पाएगी, ये देखना होगा। एमपी की बिखरी कांग्रेस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा की 543 सीटों पर हुए चुनाव के बाद अब नजरें विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 10 जुलाई को मतदान होगा और नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। कहां-कहां उपचुनाव होने वाले हैं, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। इस बार 13 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 1 सीट, उत्तराखंड की 2 सीट, पंजाब की 1 सीट, हिमाचल प्रदेश की 3 सीट पर, बिहार की 1 सीट और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बात सिर्फ मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ जिस एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव है वो छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट है। ये सीट कांग्रेस विधायक कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे से खाली हुई है।
इस खाली सीट के पीछे की कहानी भी क्या है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक कमलेश प्रताप शाह ने अपना पाला बदल लिया। अमरवाड़ा विधानसभा से वो 3 बार के विधायक रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में बीजेपी ने ये सबसे बड़ी सेंधमारी की। कमलनाथ के करीबी विधायक कमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और 29 मार्च 2024 को बीजेपी की विधिवत सदस्यता ले ली। कमलेश प्रताप शाह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कुल 65 विधायक बचे हैं। दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 163 बीजेपी के पास चली गई। वहीं कांग्रेस को कुल 66 सीटें मिली थी। माना जा रहा है कि अमरवाड़ा सीट से बीजेपी शाह पर ही दांव खेल सकती है। वहीं कांग्रेस नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन प्रत्याशी होगा। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी और जीत फतह करेगी। पार्टी का उनका आंतरिक मामला है, वो जान है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एंगल चुनाव जीतने का या कुर्सी हथियाने का नहीं छोड़ा। चाहे प्रशासन की बात करो तो प्रशासन ने भिंड दतिया और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्रों में अधिकारियों ने बूथ कैप्चरिंग की है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता रिपोर्ट करने गए तो जब अधिकारी ही कर रहे हैं बूथ कैप्चरिंग, उनकी रिपोर्ट क्या लिखी जाएगी। तो आप चुनावी मोड में हमेशा रहे हैं, अब आप जानो, आपका काम जाने। इधर कमलनाथ के गढ़ में बाई इलेक्शन की जानकारी लगते ही कांग्रेस ने कमर कस ली है और एक बार फिर बीजेपी को शिकस्त देने की योजना बनानी शुरू कर दी है। या ऐसी प्रक्रियाओं को लेकर हमेशा तैयार रहना चाहिए। और चूंकि मैंने वहाँ के जो विधायक हैं हमारे सोहन वाल्मीकि और हमारे छिंदवाड़ा के, उनसे भी बुला के बात की है संदर्भ में, तो मैं समझता हूँ कि 1 मिनट 10 मिनट पहले तारीखों का डिसाइडेशन हुआ है, हम उसी मिनट तैयार हो गए। ऐसे तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की लंबी कतार है, लेकिन 2 कांग्रेस विधायक विजयपुर से रामनिवास रावत और बीना से विधायक निर्मला सप्रे ने भी चुनाव से पहले पार्टी बदली है। हालांकि अभी दोनों ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन इन 2 सीटों पर भी उपचुनाव संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जीतू पटवारी की अगुवाई वाली कांग्रेस के सामने राह बड़ी कठिन है। संगठन कमजोर है और हौसला टूटा हुआ। राहत बस यही है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को आला कमान का पूरा भरोसा मिला है, तभी उनके इस्तीफे की पेशकश को भी ठुकरा कर नए सिरे से काम में जुट जाने की सलाह दी गई है। चलिए द एडिटर शो में आज बस इतना ही।